हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इंडियन सोशल रिफॉर्मर के लिए। कहने का मतलब है कि इंडिया की सोशल मतलब सामाजिक तौर पे जिसने जब सबसे ज़्यादा रिफॉर्म किए होंगे, चेंजेस लेकर आए होंगे, सुधार किए होंगे, वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए। अब वो एग्ज़ाम जहाँ भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ भी हिस्ट्री इंक्लूड है, वहाँ से इनके बारे में हर पेपर में एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही आता है। बहुत ही मेजरली ऐसा कभी होगा कि इनके बारे में कुछ ना पूछा जाए या इन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में ना पूछा जाए, जो इन्होंने बुक्स लिखी है उनके बारे में ना पूछा जाए, या फिर जो इन्होंने काम किए हैं इंडिया के लिए सोशल रिफॉर्म लाने के लिए उस चीज़ के बारे में कभी ना पूछा गया हो। मोस्टली टाइम हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, और अगर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है तो ये बहुत ही सही आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है। अभी चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो उसके लिए भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से कर रहे हो आप अपने मास्टर्स तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका बीएड में अगर सब्जेक्ट है हिस्ट्री आप तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एसएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंडिया का, वहाँ ये इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अब आगे बढ़ते हैं हम। तो राजा राम मोहन रॉय की हम बात करें तो इनको जो इनका जो टाइम पीरियड है जो मेन हमें पढ़ना है वो है 1772 से लेके 1833 का। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राधानगर में। ये बेसिक नॉलेज है, मैंने फिर भी करवा दिया क्योंकि एसएससी में कभी पूछ लिया जाए तो पता नहीं है। हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था 1772 में। एंड ऑर्थोडॉक्स बंगाली हिंदू फैमिली। देखिए, दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, ऑर्थोडॉक्स और बंगाल के हिंदू फैमिली थे। ये तो कंफर्म हो गया कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन बंगाली थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पता है क्या होता है? बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली की, बहुत पुरानी सोच रखने वाले, पुरानी चीज़ों को मानने वाले। आज भी हमारे समाज में ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकर मतलब सोचने वाले लोग हैं जो बहुत ही पुरानी चीज़ों को बिलीव करते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन की बात करें, इन्होंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है एजुकेशन के फील्ड में इंडिया के लिए। तो इनकी बात करते कि ये कितना एजुकेटेड थे और इन्होंने क्या क्या काम किया था। ही वॉज सेंट टू पटना फॉर हर हायर स्टडीज़। अपने हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए इनको पटना भेजा गया था क्योंकि बंगाल के पास जो है पटना पास पड़ता था। वेयर ही स्टडीड पर्शियन एंड अरबिक लैंग्वेज। तो पटना में इन्होंने अपने हायर स्टडीज़ में पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज को सीखा, वहाँ पढ़ा। ही रीड द कुरान, कुरान पढ़ना सीखा इन्होंने। द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क ऑफ प्लेटो और एरिस्टोटल। एरिस्टोटल और प्लेटो जो है ये एक वेस्टर्न थिंकर थे। हमें अगर पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल होगा वो इनके बारे में जानते होंगे, वैसे भी कई बार काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इनका एग्जाम्पल दे के बोला जाता है। तो जो प्लेटो और एरिस्टोटल का जो थॉट थे, प्रोसेस था, जो इनका वर्क था, उसको इन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट किया था। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि राजा राम मोहन रॉय ने अरबिक ट्रांसलेशन किया था किसके काम का? प्लेटो और एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल और प्लेटो कौन थे? ये वेस्टर्न थिंकर थे, और प्लेटो के जो गुरु हम बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मतलब इनके आइडिया के जो थॉट थे, देखिए बहुत डीप जाना पड़ेगा। आप बस ये याद रखिए कि प्लेटो और एरिस्टोटल का जो वर्क था, जो इन्होंने थॉट्स अपने रखे थे, वेस्टर्न थिंकर हैं ये, इनका जो काम था उसको अरबिक में किसने ट्रांसलेट किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। क्लियर हो गया। और कुछ सूफी मिस्टिक पोइट्स को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बाय द एज ऑफ 15, तो 15 साल की उम्र में राजा राम मोहन रॉय हैड लर्नड बांग्ला, पर्शियन, अरबिक और संस्कृत। तो ये चार लैंग्वेज ये 15 साल की उम्र में सीख चुके थे। ही न्यू ऑल्सो हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये तो नॉर्मल थी उस टाइम पे, तो इनको आती थी। ही वेंट टू वाराणसी। देखिए, इंग्लिश नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे अंग्रेज आ गए थे इंडिया में, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिशर्स हैं, तो वो इंग्लिश को बढ़ावा देते ही थे। ये सब हमने देखा है, हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश उस टाइम पे एक तरीके से नॉर्मल ही मानी जाती थी। ही वेंट टू वाराणसी। वाराणसी गए उसके बाद, और इन्होंने वाराणसी में वेद पढ़ा, यानी वेदास, उपनिषद और हिंदू साइकोलॉजी फिलोसफी डीपली में पढ़ा, मतलब काफ़ी डीप जाके इन्होंने पुराने टाइम की चीज़ों को पढ़ा। ही स्टडीड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एज वेल। कुरान पढ़े, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इनकी बाइबल पढ़ा होगा, इस्लाम को इन्होंने स्टडी किया। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही रोट अ नेशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडियल वर्शिप। तो हिंदू आइडियल वर्शिप किसने लिखी थी? 16 साल की उम्र में राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था। क्लियर हो गया। फ्रॉम 1809 से लेके 1814 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुल मिला के ये 5 साल का फ़र्क है। तो 5 साल में इन्होंने क्या किया था? 5 साल इन्होंने ही सर्व्ड इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट।
अगर स्टेटमेंट कभी भी बना के पूछा आया कि आप पता लगाइए कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है, आपसे बोल दिया जाएगा कि इन्होंने वेदास पढ़े हैं वाराणसी में, इन्होंने पटना में जाके इन्होंने पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज सीखा था, 16 साल की उम्र में इन्होंने हिंदू आइडल वर्शिप लिखे थे, और बोल देंगे कि इन्होंने 5 साल तक जो है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व किया है, तो ये कौन सी पर्सनैलिटी है, पता लगाइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में राजा राम मोहन रॉय होंगे, तो आपको उस पर टिक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा राजा राम मोहन रॉय ने ये काम किया है तो आपने पता लगा, नहीं, कई बार सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देंगे और फिर आपसे उस पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से फेमस पर्सनैलिटी है, ये सोशल रिफॉर्मर है जिनके बारे में इतनी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं 5 साल तक। ऑल्सो वर्कड एज अ पर्सनल दीवान। तो पर्सनल दीवान किसके बने थे? वुडफोर्ड और दिग्बी के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रॉम 1814 यानी कि 1814 के बाद क्या हुआ? ही डिवोटेड हिज लाइफ टू रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे सुधार लाने का जो इन्होंने अपना आगे का जो पूरा करियर है इसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने अपना व्यक्त किया। अब अगर हम बात करें इन हिज एड्रेस एंटाइटल्ड इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ इंडिया, टैगोर रेफर्ड टू राम मोहन एज अ ल्यूमिनस स्टार। देखो टैगोर की बात हो रही है, हम पहले ये देख लेते हैं इनको किसी ने क्या क्या बोला। अब देखिए इनके नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि राजा राम मोहन रॉय को क्या क्या बोला गया है। इनको इनॉग्रेटर बोला गया है, किसका इनॉग्रेट करने के लिए? मॉडर्न एज ऑफ इंडिया का। तो ये भी बोला गया है राजा राम मोहन रॉय के बाद। टैगोर जो थे हम जिनके जानते हैं, तो टैगोर ने इनके बारे में बोला है कि राम मोहन जो है एज ए ल्यूमिनस स्टार हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इन अ फिरामेंट इन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये किसने बोला है कि वो एक ल्यूमिनस स्टार है इन द फिरामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के, चमकते हुए सितारे हैं, तो टैगोर ने बोला था। और इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया ये भी इनको बोला गया है। तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ें किसको बोली गई हैं? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ही विजिटेड इंग्लैंड, ये इंग्लैंड भी गए थे एज एन अम्बेसडर ऑफ द मुगल किंग अकबर शाह सेकेंड। देखिए ये बात हो रही है कि जो मुगल किंग थे, यानी कि जो मेडिवल हिस्ट्री की बात हो रही है, जब मेडिवल एरा चल रहा था और उस टाइम पे जो मुगल साम्राज्य के जो किंग थे वो अकबर शाह सेकंड थे, ठीक है, फादर ऑफ बहादुर शाह। तो अकबर शाह सेकंड कौन थे? फादर ऑफ बहादुर शाह थे। लेकिन इस टाइम पे जो ये मुगल एम्पायर के जो ये राजा रहे हैं, ये कुछ बहुत बड़े राजा नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके अपना अच्छे से दबदबा बना चुकी थी। तो बहादुर शाह के बेटे थे अकबर शाह सेकंड, ये मुगल किंग थे। तो ये इनके अम्बेसडर बन के इंग्लैंड गए थे। कौन? राजा राम मोहन रॉय। अकबर शाह सेकंड जो कि मुगल एम्पायर के किंग थे, उनका अम्बेसडर बन के इंग्लैंड गए थे। क्या करने? वेयर ही डाइड ऑफ अ डिजीजेस, जहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जो है डिजीजेस की, यानी कि किसी बीमारी के कारण मर जाते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन रॉय की डेथ कैसे हुई थी, तो वो काफ़ी सारे ऑप्शन लिखेंगे कि बीमार हो गए थे, या उनको कोई बीमारी हो गई थी, या आप कुछ भी बोल सकते हैं कि क्योंकि कई पोलो खेलते हुए गिरे हैं या कई घोड़े से गिर के मर गए हैं। तो ये चीज़ें मेंशन करी जाएंगी, तो आपको ध्यान रखना कि इनको कुछ डिजीजेस यानी कोई बीमारी हुई थी, उसके बाद ये मरे थे। ही डाइड इन सितंबर 1833, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1833 का चार्टर जब आया था तब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। क्लियर हो गया। ही वॉज गिवन द टाइटल राजा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था बाय मुगल एम्पर ऑफ दिल्ली अकबर सेकंड। अब अकबर सेकंड जो अकबर शाह सेकंड थे, इनसे आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि इन्होंने ही इनको इंग्लैंड भेजा था अम्बेसडर बना के इंडिया का, और इन्होंने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। तो इसलिए इनको बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय। नहीं तो इससे पहले इनका नाम राम मोहन रॉय था, ठीक है। हुज ग्रेविनेंस इन ही प्रेजेंट बिफोर द ब्रिटिश किंग। क्लियर। अब थोड़ा हम बात करेंगे इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि राजा राम मोहन रॉय ने कंट्रीब्यूशन क्या दिया है इंडिया के लिए। अब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या थे वो देखेंगे, उसके बाद हम सोशल पॉलिटिकल वो भी देखेंगे, इनका सब कुछ देखेंगे आज हम। राजा राम मोहन रॉय वॉज इम्प्रेस्ड एंड एडमायर्ड द सिविल लिबर्टीज गिवन टू पीपल अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो राजा राम मोहन रॉय का ये मानना था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और एडमायर करने का मतलब है कि वो चाहते थे जो सिविल लिबर्टीज़ मिली हुई, यानी कि लिबर्टी, इंसान को अपने हिसाब से जीने की जो लिबर्टी मिली है, सिविल यानी कि आम लोग, हम जैसे लोग, उनको जो लिबर्टी जो आज़ादी मिली हुई है उनके लोगों को, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है,
उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना खुद का सिस्टम है, हर चीज़ गवर्नमेंट है। तो उस तरीके से चाहते थे कि इंडिया में भी लोग अपनी अपनी जो लाइफ है अपने हिसाब से जी सके, किसी और के कहने से, या जैसे उस टाइम पे सती प्रथा थी, सती प्रथा के अगेंस्ट भी ये लड़े थे, तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चाहते थे कि एक नॉर्मल लाइफ इंडिया के लोग भी जी सकते हैं अपने हिसाब से। तो ही वॉन्टेड टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू द इंडियन पीपल। कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि ये एक्सटेंड करें, यानी कि बढ़ाएं बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स? उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको इंडियन पीपल्स के पास वो लाना चाहते थे, यानी कि वो तरीका, वो सिविल लिबर्टीज़ वो लोगों के, इंडिया के लोगों के लिए भी चाहते थे कि इंडिया के लोग भी ये सब चीज़ें आराम से रहें और एक दूसरे के दबाव में आए बिना अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकें। ठीक है। अब रिफॉर्म्स फॉर टैक्सेस, सबसे पहले तो रिफॉर्म्स फॉर टैक्सेस पे इन्होंने बात करी थी। इन्होंने कहा द ऑप्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाली ज़मींदार, इसमें इन्होंने रिफॉर्म लेके आए। जो बंगाल के जो ज़मींदार थे, हमने देखा है परमानेंट सेटलमेंट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे ज़मींदार कैसे किसानों के साथ अत्याचार करते थे, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बात रखी थी, रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। इन्होंने डिमांड किया था फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट, कि आप एक मिनिमम रेंट, एक मिनिमम टैक्स फिक्स करो। आप किसानों को इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे उनके साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो उनका। ही कॉल्ड फॉर अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कम करना पड़ेगा अपना एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। जो भी सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ये लोग लगा रहे हैं, वो आपको कम करना पड़ेगा इंडियन गुड्स पे। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, सिर्फ इंडियन गुड्स पे ही वो एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ बढ़ाते थे, बाकी जब ये वहाँ से लेके आते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो इससे इंडिया का जो माल है वो इंग्लैंड जाते जाते बहुत महंगा हो जाता था, तो इंडियंस को यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा था, लोकल लोगों को। तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के जो लोग थे, जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, उनका जो करियर है इस पीरियड पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ठीक है। तो अब्रॉड में जो हमारे गुड्स जा रहे थे उस पर ड्यूटीज़ लगाने के लिए इन्होंने बोला कि आपको एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम करनी पड़ेगी, एंड डिमांड किया द अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड। अब टैक्स फ्री लैंड पे भी आप टैक्स ले रहे हो, टैक्स फ्री लैंड है यानी कि टैक्स लेना ही नहीं है, वो टैक्स से फ्री है वो ज़मीन, तो आप उस पर भी टैक्स ले रहे हो। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिशर्स को बोला कि आप टैक्स फ्री लैंड पे टैक्स नहीं लोगे। ठीक है। ही रेज्ड हिज वॉइस, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई फॉर द अबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स। तो ट्रेडिंग राइट्स तो हमने देखा है कि ये ब्रिटेन से लेकर आए थे। देखिए, आप ट्रेड कर रहे हो इंडिया पे, लेकिन आप ट्रेडिंग राइट्स कहाँ से लेकर आए हो? इंग्लैंड से। इंडिया में भी आपको जो इंडिया के राजा थे उन्होंने सिर्फ आपको ट्रेड करने के लिए ही अनुमति दी थी, अपनी फैक्ट्री ही इस्टेब्लिश करने की अनुमति दी थी, लेकिन आपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते करते धीरे धीरे पूरे इंडिया पे ही अपना कब्जा कर लिया। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये बात भी अपनी रखी कि आपको अपना जो ट्रेडिंग राइट्स है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि और कंपनियां भी इंडिया आ सके और इंडिया के भी जो लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों के साथ डील कर सकें, ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील करें। क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, कि एग्जाम में पॉइंट लिख दिया आएगा। देखिए, काफ़ी अगर आप अपर लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में सोशल कंट्रीब्यूशन ऐड करके दे दिया जाएगा। जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, तो ये सब आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में ऐड नहीं करना है, वो आप तभी कट कर देना। भले ही वो राजा राम मोहन रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा, उन्होंने वो काम किया होगा, लेकिन अगर ये मेंशन हो गया कि सोशल है, इकोनॉमिकली है या पॉलिटिकल है, तब आपको चीज़ें छांटनी पड़ेंगी। ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, आपको सारी स्टेटमेंट सही देंगे और एक छोटा सा वर्ड बीच में ऐड कर देंगे, कोई भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल। ठीक है। प्रेस फ्रीडम की हम बात करते हैं कि जो प्रेस होती है उसकी फ्रीडम की बात की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने कहा था ही स्पोक अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसी। अनजस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ऐसी पॉलिसी जिसमें लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ इंडियन प्रेस के लिए बनाया गया था, ना कि ब्रिटिशर्स के प्रेस के लिए बनाया गया था। और वो ऐसी चीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स के हित में करोगे तो अच्छा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करोगे तो वो उसको पनिश करते थे। तो इसको इन्होंने बोलता कि अनजस्ट पॉलिसी है आपकी, जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। तो प्रेस के फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया था। फ्रीडम मतलब आज़ादी की। प्रेस जो है आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन प्रेस वाले होते हैं, मीडिया होते हैं, ये अपने हिसाब से इनको जो मन करता है ये वो करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनको इतनी आज़ादी नहीं थी। ठीक है। थ्रू हिज राइटिंग एंड एक्टिविटीज़ ही सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर फ्री प्रेस इन इंडिया। अपनी राइटिंग्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सपोर्ट करते थे इंडिया में प्रेस के, फ्री प्रेस मूवमेंट के लिए इंडिया में। ठीक है, क्लियर हो गया? व्हेन प्रेस सेंसरशिप
प्रेस की जो सेंसरशिप थी वॉज रिलैक्स्ड बाय लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग जब आए इन 1819 पे तो इन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, ही फाउंड 3 जर्नल्स, इन्होंने 3 जर्नल्स फाउंड किए। जर्नल्स जो थे द ब्राह्मणिकल मैगजीन्स, जर्नल्स क्या होता है, कोई मैगजीन होती है या कोई इन्होंने वीकली अखबार निकाला हो इस टाइप का। तो इन्होंने 3 फाउंड किए थे, वो हमें तीनों आपको याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय ने 3 जर्नल्स फाउंड किए थे, इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द बंगाली वीकली, सॉरी 2 ही थे, 1821 में ही दोनों आए थे। पहला था ब्राह्मणिकल मैगजीन, दूसरा था बंगाली वीकली। याद रखना कि बंगाली लैंग्वेज में था, वो बंगाली वीकली था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो ये दोनों जो प्रेस था, ये जो जर्नल्स इन्होंने फाउंड किए थे राजा राम मोहन रॉय ने, आपको भूलना नहीं है। एंड द प्रेस वीक, अच्छा 3 थे, देखिए हाँ कह रही थी ना, द 3 थे और एक निकालते इन्होंने पर्शियन वीकली। देखिए एक बंगाली वीकली निकाला, एक ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला 1821 में ही, और एक निकाला पर्शियन वीकली जो कि था मिरात उल अकबर। अकबर का आप समझ सकते हैं कि उनके शासन में ये अम्बेसडर थे, तो इन्होंने उनको लेके भी कुछ लिखा होगा वीकली, मिरात उल अकबर। ठीक है, क्लियर हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखते हैं कि सामाजिक तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी अनुशासन चलाने के लिए इन्होंने क्या रिफॉर्म्स बनाए थे। ही डिमांडेड इक्वालिटी, इन्होंने इक्वालिटी का डिमांड किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजा राम मोहन रॉय ने इक्वालिटी का भी डिमांड किया था बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस यानी ब्रिटिशर्स। ही वॉन्टेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विस, ये चाहते थे कि इंडियनाइजेशन हो किसका, सुपीरियर सर्विसेज में इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाए, एंड सेपरेशन हो ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ऑफ द जुडिशरी। इन्होंने बोला कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए। बहुत अच्छी डिमांड इन्होंने रखी थी। आज देखिए हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग अपना काम करती है, तो इन्होंने भी यही डिमांड करी थी कि आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कीजिए, ठीक है, और सुपीरियर सर्विस यानी कि बड़ी सर्विसेज जो हैं, जो आईसीएस उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, उसमें इंडियंस लोगों को भी आपको अपॉइंट करना चाहिए बड़े लेवल पे, ना कि सिर्फ आप ब्रिटिशर्स को ही रखें। क्लियर हो गया आपको ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो ये हमें देखना है अब की सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है राजा राम मोहन रॉय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन जो है सोशल से ही आते हैं, तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ही कंसीव्ड रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस एसोसिएशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि एक रिफॉर्मिस्ट थे जो रिलीजियसली काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है, और सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म ये करते थे, वही सेम चीज़ है। इन 1814 1814 में क्या होता है, ही फॉर्म्ड आत्मीय सभा। नोट कर लो इसको कॉपी में कि आत्मीय सभा किसने फॉर्म करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में। द कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821 में फाउंड किया, और 1828 में ब्रह्मो सभा, जिसको हम ब्रह्मो समाज कहते हैं, 1828 में फाउंड किया। बहुत ही अच्छे से ये तीनों चीज़ें आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में कि राजा राम मोहन रॉय ने पहली चीज़ क्या थी, 1814 में आत्मीय सभा को फाउंड किया। फिर कलकत्ता में इन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में फाउंड किया। 1828 में ब्रह्मो सभा भी बोलते हैं, ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं, उसको फाउंड किया। तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये कैंपेन करते हैं फॉर राइट्स फॉर वुमेन। तो वुमेन के राइट्स के लिए कौन कैंपेन करता है, राजा राम मोहन रॉय, याद रखना है। इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ विडोज, विडोज किसे हम बोलते हैं, जो विधवा औरतें होती हैं उनको हम विडोज बोलते हैं, तो उनके राइट्स के लिए भी लड़े थे। रीमैरी यानी कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो वो औरत दोबारा शादी कर सकती है, इस हक के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी उस समय पे। वुमेंस के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और द राइट ऑफ फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी, देखिए बहुत बड़ी बात है, आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, मतलब हो गए होंगे 3-4 साल, कि अब बेटियां भी शादी के बाद भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में हक रख सकती हैं। ये राइट्स अब जाके मिले हैं लड़कियों को। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने उस टाइम पे ये बात रखी थी कि राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन के राइट्स होने चाहिए टू होल्ड प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके, वो भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। क्लियर हो गया। हिज एफर्ट्स, इनके जो एफर्ट्स थे, लेड टू द, देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आपको लास्ट में मिला क्या, अबॉलिशन ऑफ सती। सती हम उसे बोलते हैं जब किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता था, ठीक है। 1829 में आप इस तरीके से याद करोगे कि जब राजा राम मोहन रॉय ने, ध्यान से सुनना, कि जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया था, यह ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश किया था 1828 में, उसके जस्ट 1 साल बाद अबॉलिशन ऑफ सती होता है 1829 में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो
तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अबॉलिशन ऑफ सती किन के थ्रू हुआ है, तो पहली बात तो आप डेट याद रखना कि 1829 में हुआ है, और दो पर्सनैलिटीज में शामिल है, राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया। आप ऐसे याद रखोगे ना कि 1829 में, कभी ऐसे ही रिमेंबर कर लेना कि अरे 1829 में तो सती का अबॉलिशन हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने सपोर्ट किया था। अब कल को अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड कब का था, तो 1829 से आप एक आइडिया लगा सकते हो ना कि अरे उस टाइम पे तो सती अबॉलिश की थी इसने, तो उस टाइम पीरियड का आप एक आइडिया लगा लो कि उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल रहा होगा। ठीक है, उस टाइम पे वॉइस रॉय नहीं था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड अपोज द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय कैंपेन करते हैं अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी बोलते हैं। अनटचेबिलिटी, देखिए कास्ट सिस्टम तो आज तक इस दुनिया से कह रही सॉरी इंडिया से तो नहीं ही गया है। कितने भी लोग मैंने देखे आज के टाइम पे पढ़ गए हैं, लेकिन आज भी लोग जाति में बहुत बिलीव करते हैं, अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशन लोग आज भी हैं, ब्लैक मैजिक लोग आज भी करते हैं, एंड यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ये तो कंटिन्यू है, ये कभी बंद होगा भी नहीं। ठीक है, बट मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट ख़त्म हो ही जाएं। इसका तो खैर लोग खुलेआम करते नहीं हैं, पर ये दो चीज़ें तो एटलीस्ट लोगों के अंदर से ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, कायदे से तो ये सब कुछ ही नहीं होना चाहिए। ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज। अटैक्ड का मतलब है कि ये चाइल्ड बाल विवाह के अगेंस्ट गए, पॉलीगैमी के अगेंस्ट गए, इलिटरेसी ऑफ वुमेन की, आप औरतों को पढ़ाते क्यों नहीं हो, औरतों को भी पढ़ाओ यार। एंड द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज, जो विडोज यानी विधवाओं की जो हालत थी उसको भी सुधारने की इन्होंने बात करी थी। तो राजा राम मोहन रॉय एज अ पर्सन वो लेडीज़ यानी वुमेंस के लिए बहुत उन्होंने फाइट लड़ी थी, और फाइनली उनको एक स्टेप आगे बढ़ी तो सती अबॉलिशन 1829 में हुआ था। ही स्ट्रेस्ड ऑन रैशनलिज्म। इन्होंने रैशनलिज्म में बिलीव किया, स्ट्रेस दिया, एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव किया। मतलब चाहते थे कि रैशनलिज्म आए, सबको इक्वली माना जाए, सबको इक्वली सारे अधिकार मिले, सब अच्छा करें, और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच यानी पढ़ाई में ये साइंटिफिक अप्रोच लाना चाहते थे लोगों के अंदर जो है। एट द लास्ट ये चाहते थे कि सारे लोग एजुकेटेड हों, हर लोगों को अपने राइट्स पता हों, सबको एक ही बराबर अधिकार मिले। इक्वालिटी इनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। ही फाउट अगेंस्ट द परसीव्ड इल्स ऑफ हिंदू सोसाइटी एट द टाइम। हिंदू सोसाइटी में उस टाइम पे बहुत ही गलत चीज़ें गलत कहने का मतलब एक सोच या विचार की धारा जो चल रही थी, वो उसको ये इल यानी एक बीमारी का नाम बोल रहे हैं कि वो ये सोसाइटी की उस बीमारी से ये लड़ना चाहते थे। ही स्टार्टेड द संवाद कौमुदी, हमने देखा है बंगाली वीकली है न्यूज़पेपर, दैट रेगुलरली डिनाउंस्ड करते थे सती के एज बारबेरिक एंड अगेंस्ट द टेनेंट्स ऑफ हिंदुइज्म, कि सती को आप खत्म करो, सती अबॉलिश होनी चाहिए। आप हर चीज़ एक टाइम पे आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन किसी औरत को आप उसके हस्बैंड के साथ ही जला देते हो, ये सबसे गलत चीज़ थी और ये अबॉलिश हुई थी। ठीक है, एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है राजा राम मोहन रॉय का, मे बी आधे घंटे की वीडियो ये बनेगी तो आप बहुत ही फोकस्ड होके करना। ही स्टार्टेड मैनी स्कूल्स, इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स स्टार्ट किए टू एजुकेट करने के लिए इंडियंस को इन वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन इन इंग्लिश। तो वट ही डिड, राजा राम मोहन रॉय स्टार्ट करते हैं एक बहुत सारे स्कूल्स तो एजुकेट करने के लिए इंडियंस को, यानी कि इंडियन लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए। वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन इन इंग्लिश, जहाँ वेस्टर्न आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को ही बढ़ावा देते थे, नहीं, बस ये चाहते थे कि इंडिया के लोग किसी से कम ना रहे और साइंटिफिक नॉलेज पे ये जोर देते थे। देखिए साइंटिफिक नॉलेज पे तो जवाहरलाल नेहरू भी बहुत जोर देते थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी उस टाइम पे। ही बिलीव्ड दैट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज सुपीरियर, क्योंकि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में या आज भी हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। ठीक है, तो उनका मानना था कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन बच्चों को, लोगों को सुपीरियर बनाएगी टू द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। क्लियर है। ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स, इन्होंने डेविड हेयर को सपोर्ट किया उसके एफर्ट्स को टू फाइंड करने के लिए द हिंदू कॉलेज इन 1817। तो राजा राम मोहन रॉय ने और डेविड हेयर्स ने एफर्ट लगा के फाइंड किया हिंदू कॉलेज को 1817 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाइल जो रॉयस थे, इंग्लिश स्कूल टॉट मैकेनिक्स एंड वॉलेटियर फिलोसफी। तो कहने का मतलब है जो इंग्लिश स्कूल थे वो क्या पढ़ाते थे, मैकेनिक्स पढ़ाते थे, फिलोसफी पढ़ाते थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1822 की अगर हम बात करें तो ही फाउंडेड अ स्कूल बेस्ड ऑन इंग्लिश एजुकेशन। अभी तक इन्होंने कॉलेज फाउंड किया था, अब इन्होंने स्कूल फाउंड किया, कहाँ पे,
सॉरी इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1822 में। आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कब इन्होंने कॉलेज बनाया, कब इन्होंने स्कूल फाउंड किया इंग्लिश एजुकेशन के लिए, तो ये डेट्स आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। 1825 में क्या हुआ, आप ऐसे याद रख सकते हो, 17 यानी कि सबसे पहले कॉलेज बनाया, फिर इन्होंने स्कूल बनाया, उसके बाद 1825 में ये इस्टेब्लिश करते हैं वेदांत कॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेदांत कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में। वेयर, जहाँ पे कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड, यानी कि अब एक ऐसा कॉलेज बना जहाँ पर ना कि सिर्फ इंडियन लर्निंग्स हो रही है, वहाँ पे वेस्टर्न सोशल फिजिकल, यानी कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों पढ़ाइयाँ वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। ये 1825 में हुआ। क्लियर है? चलो अब हम रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे राजा राम मोहन रॉय का। तो इनका जो पहला पब्लिश्ड था वर्क वो था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। तो राजा राम मोहन रॉय का पहला पब्लिकेशन क्या था, पब्लिश जो इन्होंने किया था अपना वर्क, वो था तुहफत उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, अ गिफ्ट ऑफ डाइस्ट। क्लियर हो गया? पब्लिश किया था इन्होंने 1803 में और एक्सपोज किया था इरेशनल रिलीजियस बिलीफ। इरेशनल रिलीजियस बिलीफ का मतलब है कि लोगों का अंधविश्वास धर्म की तरफ कितना ज़्यादा है, उसकी इन्होंने इसमें बात करी थी। नोट कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है। ही अपोज्ड आइडियलिट्री एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदूज। इन्होंने अपोज किया। आइडियलिट्री का मतलब है एक आइडियल सोच बनती आ रही है पुराने ज़माने से कि अरे बाल विवाह तो सही है, अरे मतलब बिल्ली किराने रास्ता काट दे तो गलत होगा, अरे वो मतलब बहुत ऐसी चीज़ें, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें, कास्ट सिस्टम, तो इसको ये अपोज करते थे। करप्ट प्रैक्टिसेस के ये अगेंस्ट थे हिंदूज़ में। एज द बिलीव रिलेवेशंस मानते थे, प्रॉफिट्स, मिरेकल्स एक्सेट्रा, इन सब के ये अगेंस्ट थे। लेकिन हाँ, मिरेकल्स में ये बिलीव करते थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं ही वॉज अगेंस्ट द परसीव्ड पॉलिथिज्म ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। वही सेम चीज़ की हिंदुइज्म में जो भेदभाव चलते हैं उसके ये अगेंस्ट थे। ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म एज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। 1814 में ये क्या करते हैं, ये आत्मीय सभा, इसको नोट कर लो कि 1814 में राजा राम मोहन रॉय जो हैं आत्मीय सभा फाउंड करते हैं कलकत्ता में, टू कैंपेन करने के लिए अगेंस्ट आइडियलिटी, कास्ट रिजिस्ट, यानी वही कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, मीनिंगलेस रिचुअल्स, ऐसे रिचुअल्स जिसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए कई रिचुअल्स कैसे थे किसमें ये कई बार ये लोगों का बलिदान देते थे, कभी ये जानवरों का बलिदान देने कि अरे ऐसा करोगे, इस भगवान के आगे इसका बलिदान दोगे, इसकी वो सूली चढ़ाओगे तो वो भगवान खुश हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ये खिलाफ थे। एंड सोशल इल्स जो लोग समाज में 100 चीज़ें बनाते हैं तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और आत्मीय सभा में इन्होंने वो सब चीज़ें लिखी थी जो इन्होंने आत्मीय सभा फाउंड किया था, कैंपेन किया था कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है आपको, 1814 की बात चल रही है। ही क्रिटिसाइज्ड द रिचुअलिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए क्रिश्चियनिटी का तो हम कुछ ज़्यादा ही उस टाइम पे दबदबा बना रखा था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया में इनको बुलाया, इनके लोगों को बुलाया और यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और रिजेक्ट किया था क्रिस्ट एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये अपने आप को भगवान मानने लग गए थे जो क्रिश्चियन जो चर्च में होते थे, जिन्हें ये गॉड बोलते थे, यानी फादर बोलते हैं, हाँ। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में की बात हो रही है। ही ट्राइड टू सेपरेट द, इन्होंने ट्राई किया सेपरेट करना यानी अलग करना मॉरल और फिलोसफिकल मैसेज को ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। यानी ये बोलते थे अरे आप जो चीज़ मान रहे हो, आपका आपके धार्मिक चीज़ों में बिलीफ है, वो आप अलग रखो, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मत दोहराओ, आप उसको लोगों के ऊपर थोपो मत, आपका अपना है आप अपने तक रखो। कहने का मतलब, और ये बहुत सही बात थी, आप अपनी विचार अपनी सोच दूसरे लोगों पे नहीं डाल सकते हो। विच ही प्रेज्ड फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज। ही ट्रांसलेटेड द वेदास। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदास को किसने ट्रांसलेट किया था। एंड 5 ऑफ द उपनिषद इनटू बंगाली। आप पूरी लाइन पढ़ा करो कि वेदास और 5 उपनिषद को बंगाली में किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो थे, देखिए बंगाली है तो बंगाली से आप लगा सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय भी बंगाली थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। क्लियर है? अब एक नोट है कि आप पढ़ लो इसको। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्फेयर्स। देखिए कहाँ कहाँ पे, सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, इन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पर दैट राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द, वेट,
राजा राम मोहन रॉय नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन रिजाइनेंस। अभी के अभी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया है और फादर ऑफ इंडियन रिजाइनेंस भी बोला गया है। क्लियर है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, आप अभी ये स्टेटमेंट डाल के सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमने देखा है कि 1828 में ये आया है और इसके जस्ट एक साल बाद 1829 में क्या हुआ था, दिमाग पे जोर लगाओ, कि सत्ती अबॉलिश हुई थी। किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर किया था। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 1828 की हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मो सभा। इन्होंने ब्रह्मो सभा, जिसको आज ब्रह्मो समाज बोलते हैं, इसको इन्होंने फाउंड किया। ब्रह्मो समाज के जो चीफ एम था वो क्या था? वॉज द वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड। कि आप जगह जगह जाके मत पूजो भगवान को, भगवान आपके अंदर है। इटर्नल गॉड यानी अंदर के भगवान को आप पूजो। अगर आप देखो आंख बंद करके तो भगवान हर जगह है, हर इंसान के अंदर है, तो आपको पूजा करनी ही है। तो अंधविश्वास की तरफ मत जाओ, आप अपने अंदर ही आपके भगवान है, आप उसकी पूजा करो। इट वॉज अगेंस्ट प्रिस्टहुड। प्रिस्टहुड के अगेंस्ट थे, किसी भी रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट थे। ठीक है, कि कोई पंडित आ गया या कोई प्रिस्ट आ गया, उसने आपको कुछ बोल दिया, अरे आप ये कर लो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, उसके अगेंस्ट थे। गलत रिचुअल्स जो होते थे डराने वाले, कि अगर आपने ये पूजा नहीं करवाई तो आप पे 7.5 आ जाएगी, अगर आपने ये पूजा नहीं करवाई तो आप पे ये दोष लग जाएगा। सेक्रीफाइसेस, क्या आप इस जानवर की बलि चढ़ाओ या आप एक बच्चे की बलि चढ़ाओ या आप एक आदमी या औरत की बलि चढ़ाओ तो सब कुछ सही होगा। तो इसके अगेंस्ट थे और हिंदुइज्म में उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इट फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, ये प्रेयर्स में बिलीव करते थे, आत्म शांति में बिलीव करते थे, मेडिटेशन, ध्यान में, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। आप पुराने वेद को पढ़ो, स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, आपको रियलिटी का सामना करना है, ना कि एक अंधविश्वास में आपको घुसना है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मो समाज था वॉज स्टार्टेड टू एक्सपोज द रिलीजियस हिपोक्राइसिस। ब्रह्मो समाज बना ही इसलिए था क्योंकि ये चाहते थे एक्सपोज करना, जो धर्म के नाम पर जो पुरानी और घटिया सोच चलती आ रही थी, हिपोक्रेसी से बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको बदलना चाहते थे, उसको एक्सपोज करना चाहते थे। इट वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म, ये पहला इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट था इन मॉडर्न इंडिया, जहाँ पर सोशल एविल्स देन प्रैक्टिस्ड वर कंडेम्ड एंड एफर्ट मेड टू रिमूव देम फ्रॉम सोसाइटी। यानी कि समाज में जो भी गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको ये समाज से फेंकना चाहते थे उठा के। इट लेड टू द एमरजेंस ऑफ रैशनलिज्म, इक्वालिटी, एनलाइटमेंट इन इंडिया विच इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरे इंडिया के लिए था, तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट था। ब्रह्मो समाज बिलीव करता था इन द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स की यूनिटी में ये बिलीव करते थे कि सब एक बन के चलो। ठीक है, धर्म के नाम पे अलग अलग चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज देवेंद्र। अब देखिए इनके लीडर्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। ठीक है, इनके लीडर्स कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे, लीडर थे। किस कौन थे ये फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। केशव चंद्र सेन, इनको केसी सेन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। एक थे शिवनाथ शास्त्री एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी थे। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज के लीडर्स आपने देख लिया, और राजा राम मोहन रॉय तो फाउंडर हैं ही। लेटर इन 1866 क्या होता है, देखिए बहुत बात की बात हो रही है कि ब्रह्मो समाज, जो ब्रह्मो समाज था, ये स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है इनटू 2 पार्ट्स में। तो अब ब्रह्मो सभा का देखिए, पहले इसको ब्रह्म सभा ही कहा जाता था। तो ये जब 2 पार्ट में बटा तो क्या हुआ, नेमली क्या नाम रखा गया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेड बाय केशव चंद्र सेन यानी केसी सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1866 में ऐसा कुछ होता है कि जो ब्रह्म सभा थी, पहले सभा बोलते थे, समाज नहीं बोलते थे, उसमें स्प्लिट आया, उसमें एक टकराव आई, जिसमें क्या हुआ, नेमली ब्रह्मो समाज जो था, ब्रह्मो सभा जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक बना ब्रह्मो समाज और एक बना ब्रह्मो समाज लेड बाय, एक ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन चला रहे थे और एक आदि ब्रह्मो समाज बना। पहला क्या बना, मैं आपको एक स्लाइड लेके तब समझाती हूँ, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनना। 1828 में आपका बनता है ब्रह्मो सभा, तो अभी ये सभा है, क्लियर है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1866 में
होप मैं राइट हूँ, जस्ट वेट। हाँ, 1866 में क्या होता है कि ये स्प्लिट होता है दो पार्ट में, यानी कि दो टुकड़ों में ये बट जाते हैं। क्या नाम होता है एक का नाम होता है हाँ, ब्रह्मो समाज। तो ये समाज बन गया अब, ठीक है, सभा से। और एक का नाम होता है आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब ये दो बन गए। अब हम देखेंगे इसको कौन लेड कर रहा था। इसके जो मेन लीडर कौन थे, वो थे केसी सेन, यानी केशव चंद्र सेन, सॉरी, केसी सेन। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन थे, ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आप लिख लेना देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये आप स्लाइड रख लो, लिख लो, ऐसे पैटर्न बना लो। देखिए आप ये फ्लो चार्ट अगर ऐसे बनाओगे, आप एग्जाम में भी बनाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दी। ये लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन अवेकनिंग इंडियंस। अब आपको समझ में आ गया कि राजा राम मोहन रॉय जो है ब्रह्मो समाज के पार्ट थे, ना कि आदि ब्रह्मो समाज के, ठीक है। तो ये प्ले करते हैं एक वाइटल रोल, यानी कि एक रोल प्ले करते हैं अवेकन, यानी जगाने के लिए इंडियन सोसाइटी को टू प्रेसिंग इश्यूज प्लेगिंग सोसाइटी एट द टाइम, कि उस टाइम सोसाइटी में क्या जो बीमारियां फैल रही थी लोगों की सोच की और गलत व्यवहारों की, उसके खिलाफ। इट वॉज द फोर रनर ऑफ ऑल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हर चीज़ में इन्होंने लोगों के हित के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, क्या आइडियोलॉजीज थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न मॉडल थॉट, राम मोहन रॉय स्ट्रेस्ड रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, ये हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। ही बिलीव्ड दैट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज इंस्टेड ऑफ टेंडिंग टू द amelioration of the condition of society have become causes of injury and a source of trouble and detrimental of social life। and कहने का मतलब टोटल यही है कि ये बोलते थे, इनका मानना ये था कि समाज में जो धार्मिक सोच, पुरानी रूढ़िवादी सोच जो चलती आ रही है, आज वही कारण है लोगों में इंजरी, यानी आपस में जो लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, ट्रबल यानी कि एक दूसरे को गलत मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, सोशल लाइफ लोग आजकल अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं, एक दूसरे के हिसाब से जी रहे हैं। तो उसमें ये बिलीव करते थे कि हमें ये चेंज करना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स कैन नॉट रिस्टिट्यूट ऑफ साइंस ऑफ पीपल। ये बोलते थे जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, जो रिचुअल्स हो रहे हैं, ये लोगों के हित के लिए सही नहीं है। इट कैन नॉट बी डन थ्रू सेल्फ प्योरिफिकेशन। आप इसको सेल्फ प्योरिफिकेशन नहीं बोल सकते हो। आत्म सुरक्षा या आत्मा को अपना सेल्फ प्योरीफाई करना, आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते। आप किसी का सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अलग ही रिचुअल्स निभा रहे हो किसी दोष को हटाने के लिए, तो उसको आप अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन नहीं बोल सकते। ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट कि रिलीजियस रिफॉर्म इज बोथ। ये बोलते थे कि जो रिलीजियस रिफॉर्म है ये बोथ है। क्या बोथ है? सोशल रिफॉर्म भी है और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी है। ऑब्वियसली बात बहुत सही है कि अगर आप धर्म में रिफॉर्म लाओगे, आप धर्म पे सुधार करोगे, तो आपकी सोशल लाइफ में भी रिफॉर्म आएगा, चेंजेस आएंगे, सुधार होंगे, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होगा। जिस धर्म का आज सहारा लेके जो राजनेता एक दूसरे में लड़वाते हैं, वो चीज़ नहीं करवा पाएंगे आप उस टाइम समझ पाओगे कि आपको किसको वोट देना है। खैर ये बहुत आगे की बात हो गई, आगे चलते हैं। हिज इमीडिएट प्रॉब्लम वॉज द, इनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी, जिस चीज़ से इनको प्रॉब्लम थी, वो था डी जनरेशन ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ नेटिव बंगाल्स। देखिए ब्लैक मैजिक बंगाल साइड बहुत ज़्यादा होता है, कलकत्ता साइड बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये नहीं कह रही, मतलब उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती थी, तो ये उसके बहुत खिलाफ थे, ठीक है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजर ऑफ कास्ट सिस्टम, हम देख चुके हैं, एंड बिलीव्ड इन द सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कर चुके हैं, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। राम मोहन वॉज अट्रैक्टेड टू इस्लामिक मोनोथिज्म। इस्लामिक के मोनोथिज्म की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे और कहते थे कि मोनोथिज्म सपोर्ट करता है वन यूनिवर्सल मॉडल ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये इस्लाम के एक बात से खुश हुए थे, अट्रैक्टिव हुए थे, कि इस्लाम में ये बोल रहे थे कि यूनिवर्सल मॉडल है, सबके लिए एक ही रूल है इंसान के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थी अच्छी कि आप सबको एक बराबर ही देखो। ही सेड दैट मोनोथिज्म इज ऑल्सो द फंडामेंटल मैसेज ऑफ वेदांत। तो वेदांत जो इन्होंने पढ़ा था, स्टडी करी थी, उसका भी जो फंडामेंटल है कि मूल मैसेज जो था वो मोनोथिज्म ही था, कि आप इक्वली यूनिवर्सल मॉडल, यानी कि आप सबको एक ही मानो ह्यूमैनिटी के अंदर। हिज आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनिटेरियन गॉड वॉज अ करेक्टिव टू द पॉलिथिज्म, ठीक है। हिज आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनिटेरियन गॉड वॉज अ करेक्टिव टू द पॉलिथिज्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियन
तिनतेरिज्म, तो इनका एक सिंगल आइडिया था, ठीक है। हाँ सॉरी, कुल मिला के ये मानते थे कि धर्म सबके अपने अपने अलग ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में सेल्फ प्यूरिफिकेशन चाहिए, आपको अंदर से शांति चाहिए, आपके अंदर भी भगवान है, आप उसको भी पूछ सकते हो। ही स्ट्रेस्ड दैट हिंदू सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। इन्होंने बहुत ही जोर दिया इस चीज़ पे कि हिंदू सोसाइटी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती है जब तक वुमन आर फ्री, जब तक आप औरतों को फ्री नहीं करोगे फ्रॉम अनह्यूमन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन लाइक इलिटरेसी, सती, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, मतलब विडो रिमैरिज के अगेंस्ट। तो कहते थे आप औरतों को आगे बढ़ने से इतने फील्ड में रोक रहे हो, तो आप हिंदू समाज इसके बिना प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा जब तक वो औरतों को सती प्रथा से, पर्दा से, बाल विवाह से, पढ़ाई लिखाई में जब तक ही नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप औरतों को बराबर का अधिकार नहीं दोगे, हिंदू समाज तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज भी वही बात है, आज भी बहुत जगह ये चीज़ें अभी भी कायम है। ही करेक्टराइज्ड सती को करेक्टराइज किया एज द वायलेशन ऑफ एवरी ह्यूमेन एंड सोशल फीलिंग एज। देखिए एक एक वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती को इन्होंने क्या बोला, कि क्या है सती, इन्होंने बोला वायलेशन है, ठीक है। किसका वायलेशन है? हर एक इंसान का, ह्यूमन इंसानियत का वायलेशन है, सोशल फीलिंग का वायलेशन है, एंड अ सिम्पटोमेटिक ऑफ द मॉरल डिबेसमेंट ऑफ अ रेस। तो इन्होंने क्लियर बोला कि सती तो इंसानियत के अंदर आती ही नहीं है, जो आप सती कर रहे हो वो इंसानियत में मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है। लिटरेरी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्क था इनका जो पब्लिश हुआ था, तुहफत उल मुवाउद्दीन 1804 में। फिर वेदांत ग्रंथ इन्होंने लिखा था 15 में। 16 में लिखा था केनोपनिषद, ट्रांसलेशन ऑफ अब्रिजमेंट ऑफ वेदांत सारा, ईशोपनिषद 1816 में। कथोपनिषद 1817 में। अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन द एडवोकेट फॉर एंड एन अपोनेंट ऑफ बर्निंग विडोज, यानी कि बर्निंग विडोज की बात हो रही है, आप समझ में आ गया, जिनके पति मर जाते, सती की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये 1818 की बात करें, इन्होंने लिखा होगा इसमें बंगाली और इंग्लिश में, ठीक है। मुंडका उपनिषद से बहुत बार क्वेश्चन आया है, 1819 में लिखा था इन्होंने। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, अ डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म, ये लिखा इन्होंने 1820 में। बंगाली ग्रामर 1826 में लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, द यूनिवर्सल रिलीजन मैंने पढ़ा दिया है, ये 1829 में लिखा था इन्होंने, जब सत्य अबॉलिश हुई थी। और गुड़िया व्याकरण जो है इन्होंने 1833 में लिखा था। तो फाइनली ये अब आपका ख़त्म हो गया है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने सोचा था आधे घंटे में हो जाएगा, बट ये इट टुक्स 45 मिनट्स ऑलमोस्ट। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री के हिसाब से, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, आप इसको मिस मत करना। लाइन वाइज मैंने हर चीज़ अपलोड करी है। फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझाने का तरीका और कंटेंट आपको मिल रहा है, देखिए मेन कंटेंट है, मैं आपको फिर भी पढ़ा के चली जाऊंगी, लेकिन बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए, तो इसलिए मेरा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आ रहा है तो कोई फीडबैक है तो कमेंट में आप बोल सकते हो, अदरवाइज आप मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।